हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। ठीक, मैट्रिसेस। तो हम चैप्टर नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं मैट्रिसेस, चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, हमारा जो मेन फोकस होगा वो होगा एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी का हर पॉइंट कवर करना, हर एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब स्टार्ट करने जा रहे हैं मैट्रिसेस। तो देखो, मैट्रिसेस आप नाम सुनते हो किसी चीज़ का, उसका पहले तो मतलब पता होना चाहिए आपको मैट्रिसेस क्या है, तो उसके यूजेस क्या हैं। तो देख दो, मैट्रिसेस है उसका यूजेस क्या है। क्योंकि मैट्रिसेस नाम अपने अजीब सा लग रहा होगा, क्योंकि आपने इसको नहीं तो आपकी जो प्रीवियस क्लासेस है उसमें भी नहीं आया होगा। तो बिल्कुल नया टॉपिक है। यदि आपको कुछ नहीं आता, किसी चैप्टर से कोई लिंक नहीं है इसका, तो आप इसको बिल्कुल फ्रेश चैप्टर है, आप आसानी से इसको सीख सकते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, यूजेज ऑफ मैट्रिसेस। देखो, कोई भी चैप्टर होता है उसका नाम से हमारे मन में आता है कि इसका यूजेज क्या है एक स्टूडेंट के मन में। तो उसके लिए मैं जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ। सोल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जो लीनियर इक्वेशन का जो सिस्टम होता है उसको सोल्व करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, मैट्रिसेस। इसका मैट्रिसेस का। ठीक है, जैसे किसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम फॉर पर्सनल कंप्यूटर विच इज़ यूज्ड इन डिफरेंट एरिया ऑफ बिजनेस साइंस, लाइक बजट बनाने के लिए, या कॉस्ट एस्टिमेशन करने के लिए, या एनालिसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज़ होता है। जनरल इन्फॉर्मेशन के मैं आपको बता दिया। क्या डेली लाइफ में आपका मैट्रिसेस का कोई यूज़ नहीं है। यदि आप रिसर्च में हो या आप हायर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, वहाँ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना है, तो वहाँ आप उसको पढ़ेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस। तो डेफिनेशन क्या है एक मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे। एरे क्या होता है, अरेंजमेंट होती है ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। द नंबर ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड द elements or the entries of the matrix ठीक है, we donate matrices by capital letter. We denote matrix by capital letter like A, B, C, etc. ठीक है, तो हम ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं किसको, एक मैट्रिक्स को। ठीक है, देखो आपको डेफिनेशन की इंग्लिश में पढ़ लिया, लेकिन इसका कुछ मतलब समझ में नहीं आएगा। तो अब इसका एक एक वर्ड का मतलब समझते हैं कि इसका मैट्रिक्स की डेफिनेशन का मतलब क्या है। देखो, हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, माना जैसे राधा है। ठीक है, राधा के पास पेन्स कितनी है, 15। ठीक है, तो उसको ना एक रेक्टेंगुलर एरे, एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। ठीक है, देखो ये नंबर तो हमारे पास आ गया, क्योंकि क्या बता रहा है ये नंबर, जो इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि राधा के पास 15 पेन्स हैं। इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके हम क्या बनाएंगे, मैट्रिक्स। ठीक है, तो उसने कहा एक रेक्टेंगुलर एरे है। देखो, इसको डोनेट करने के लिए एक जो मैट्रिक्स है वो इस, ये आप कह सकते हैं लार्ज ब्रैकेट के इस टाइप के बॉक्स के अंदर आती है। ठीक है, जितनी बड़ी मैट्रिक्स होगी वो इस बॉक्स के अंदर ही आएगी। और इस बॉक्स के अंदर क्या आती है, इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं हम। इन्फॉर्मेशन किसकी फॉर्म में फिल करते हैं, एलिमेंट्स की इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, एलिमेंट्स की, और कह सकते हैं एंट्रीज के टर्म में। ठीक है, एलिमेंट्स और एंट्रीज, और जो एलिमेंट्स है और एंट्रीज हैं क्या होंगे, हमारे नंबर्स और फंक्शंस। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर एरे के अंदर इंफॉर्मेशन होगी। अब राधा के पास पेन कितनी है, पेन 15 है। तो ठीक है, तो उसके पास 15 पेन है, तो इन्फॉर्मेशन फिल कर दी हमने 15। तो मतलब क्या है, ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इसके पास कितने हैं, पेन। ठीक है, ये क्या इन्फॉर्मेशन कर रहा है, राधा। तो मतलब क्या है कि इस एक मैट्रिक्स जो यदि हमने बना दी, तो इसमें हमें इन्फॉर्मेशन अपने आप ऑटोमेटिक पता चल जाएगी कि इसके पास क्या है, पेन 15 है और ये है राधा। ठीक है, ऐसे यदि राधा के पास पेन्स भी हैं और पेंसिल्स भी हैं, क्या है, पेंसिल्स भी हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, 15 है तो इसके पास 17 पेंसिल्स। ठीक है, तो अब इसके पास क्या होगी, इन्फॉर्मेशन तो होगी, पेन भी है और पेंसिल भी है। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे 15
और 17, मतलब इसको एक इस ब्रैकेट के अंदर फिर के अंदर यदि रिप्रेजेंट कर देते हैं तो एक मैट्रिक्स की फॉर्म ले लेता है, मैट्रिक्स फॉर्म लेता है। ये जो मैट्रिक्स ये भी हमें वही इन्फॉर्मेशन देती है। यदि हम उसको वैसे इंग्लिश में लिख के बताएं कि राजा के पास पेंसिल इतनी है और पेन इतने हैं और पेंसिल्स इतनी है, ठीक है, तो ये भी इन्फॉर्मेशन ये देती है। जो इधर की क्वांटिटीज़ है जो ये है, इसको हम जो कहते हैं ये क्या है, रो। ये क्या है, रो। ये है ये रो, ठीक है। और जो ये वर्टिकल में है, हॉरिजॉन्टल वाले रो होते हैं, वो वर्टिकल में है क्या है, कॉलम। ये क्या है, कॉलम, ठीक है, कॉलम, ये कॉलम, ठीक है। ये होता है कॉलम वन। यदि कॉलम एक है तो कॉलम वन, अगर दूसरा कॉलम भी है तो इसको कहेंगे कॉलम टू। यदि हमारी रो एक ही है तो इसको कहेंगे रो वन, ठीक है। जितने रो और जितने कॉलम होते हैं वो उसका क्या होता है, यहाँ पे लिखा जाता है 1x2। तो इसके पास रो एक है, कॉलम दो, 1x2, तो इसको कहते हैं हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसको कहते हैं हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। यदि इस सेम इन्फॉर्मेशन में यदि हम और डाटा ऐड करें, माना हमने एक और पर्सन ऐड कर दिया, यहाँ पे हमने एक पर्सन ऐड किया, यहाँ पे रचित, हमने एक पर्सन यहाँ पे ऐड किया रचित। रचित की अब देखो हमारे पास इन्फॉर्मेशन पहले राधा की थी, अब रचित और आ गया। उसके पास 20 पेन्स हैं और 5 पेंसिल्स हैं, ठीक है, 20 पेन्स है और 5 पेंसिल्स हैं, ठीक है। यदि हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, उस डाटा को हम क्या किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो मैट्रिक्स की फॉर्म हमें पता है, इस बॉक्स के अंदर इन्फॉर्मेशन फिल की जाती है किसकी, नंबर्स और फंक्शंस की, ठीक है। तो ये ठीक है, मैंने कितने 15 पेन है उसके पास, 17 पेंसिल किसके पास, राधा के पास, उसके बाद रुचित के पास, ठीक है। तो देखो ये जो हमने मैट्रिक्स फॉर्म की है ये भी वही इन्फॉर्मेशन दे रही है जो हम ऐसे लिख के बताएंगे। मतलब इधर वाला जो ये है, जिसको हम हॉरिजॉन्टल वाला जो ये रो इसको कहते हैं, लाइन को ये मान सकते हैं आप। तो हॉरिजॉन्टल वाली जो ये एंट्रीज है इसको हम कहेंगे रो वन, और जो सेकंड हॉरिजॉन्टल वाली है इसको कहेंगे हम रो टू, ठीक है। ऐसे ही हमारे जो कॉलम है इसको कहेंगे हम C1 कॉलम वन, इसको कहेंगे हम C2 कॉलम टू, ठीक है, C2 कॉलम टू, ठीक है। इधर वाली इन्फॉर्मेशन क्या है, राधा की है, ये है रचित के लिए। देखो ये हमने कुछ नहीं किया, ये पूरी इन्फॉर्मेशन अपने आप बता रही है, राधा के लिए, रचित के लिए ये पेन है, पेंसिल है, ठीक है। आपको बस ये बॉक्स बनाना और इन्फॉर्मेशन लिख देनी, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा ये किसके लिए बता रहा है। तो हम किसी भी इन्फॉर्मेशन को यदि एक रेक्टेंगुलर एरे और ऑफ नंबर और फंक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो मैट्रिक्स बन जाएगा। और इसका हमें ऑर्डर पता करना है तो रो काउंट करो, रो कितनी है 2, कॉलम कितने हैं 2, तो 2x2 क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, 2x2 क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो आपको जनरल पता चल गया होगा कि मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर और फंक्शंस। देखो यहाँ पे मैंने किसकी एंट्रीज है, देखो ये क्या है सभी। अब जैसे मैंने मैट्रिक्स में ए लिखता हूँ, मैट्रिक्स ए लिखा मैंने, कोई भी मैट्रिक्स ए, वैसे भी मैं जो भी मैट्रिक्स हो ब्लॉक लेटर से रिप्रेजेंट किया जाएगा, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया गया जाएगा, ठीक है। तो मैंने लिखा 2 3 4 5, ठीक है। तो देखो ये क्या है, रेक्टेंगुलर एरे है, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर है, रेक्टेंगुलर एरे है, ठीक है। तो ये क्या है, जो ईच नंबर है वो क्या है, उसको हम कहेंगे डेफिनेशन के हिसाब से, इसको कहेंगे हम एलिमेंट्स, इसको हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्स और एंट्रीज, एलिमेंट्स और एंट्रीज, ठीक है, एलिमेंट और एंट्रीज। और इसके बाद यदि हम रो और कॉलम काउंट कर लेंगे तो हमारे पास इसका आ जाएगा ऑर्डर। तो ये होता है 2x2 का ऑर्डर, क्योंकि हमारे पास कितने हॉरिजॉन्टल काउंट करो कितनी है 1 2, और वर्टिकल काउंट करो कॉलम आ जाएंगे हमारे पास C1 C2 2x2 का है इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो हमारे पास ऑर्डर निकालना आ गया हमें। यदि इन्फॉर्मेशन दी है उसको हम रेक्टेंगुलर एरे की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जो हमारी मैट्रिक्स बन जाए, वो भी लिखना आ गया हमें, ठीक है। अब आते हैं हम जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स पे। किस पे आते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स पे। जो जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स है, क्या, जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। ऑफ ऑर्डर
एम क्रॉस एन। देखो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जनरल फॉर्म को कैसे लिखते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको इससे पूरी इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी एक मैट्रिक्स के लिए। इसमें दे रखा ऑर्डर एम क्रॉस एन है, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो रो है उसका क्वांटिटी कितनी है, एम है, और जो कॉलम है उसकी क्वांटिटी कितनी है, एन है। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देखो भाई स्टार्ट में मैंने माना कोई एक एलिमेंट है ए, तो इसको लिखेंगे A11। A11 का मतलब क्या है, हमारे पास देखो ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, तो क्या होगा, रो तो हमारी फर्स्ट ही रहेगी, जहाँ भी जाएंगे आगे की तरफ रो फर्स्ट ही रहेगी, लेकिन जो हमारा कॉलम हो क्या होगा, सेकंड ही होगा। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को, और जो फर्स्ट जो दिखा रहा है वो हमारे दिखा रहा है रो को। ठीक है, ऐसे ही किया हो जाएगा A13 A14 अब तो ऐसे जाएंगे, हमारे पास लास्ट आएगा ए। हमारे पास रो तो फर्स्ट ही है, लेकिन जो कॉलम है उसकी मैक्सिमम क्वांटिटी हमने दिखा रखी है ऑर्डर के हिसाब से, तो एन हो गया, तो ये हो जाएगा A1N। ऐसे ही जाएंगे, अब हमारे क्या है, रो आ गई 2, तो 2 1 A22 A23 अप टू A2। ऐसे इसको नीचे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो हमें पता है कि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि हमारी कितनी है, हमारे पास है एम। तो क्या आ जाएगा AM1 AM2 अप टू, ऐसे इसको नीचे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, तो हमारे पास आएगा AMN AMN। तो जो हमारा AMN है नीचे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो हमारे पास आ गया AMN, क्योंकि हमारे जो मैक्सिमम रो है वो M है, और मैक्सिमम जो कॉलम है वो N है। तो ऑर्डर हमें बताता है रो और कॉलम की क्वांटिटीज। ठीक है, तो जो है इसका ऑर्डर है वो M क्रॉस N है। तो आपको देखने से पता चल रहा है जो लास्ट एलिमेंट है वो हमारा क्या है, MN एलिमेंट है, तो इसका ऑर्डर होगा M क्रॉस N। जो जनरल फॉर्म है वो हमें बताती है लोकेशन, ईच नंबर की लोकेशन। A22 एलिमेंट है, ये A23 एलिमेंट है। A22 एलिमेंट का मतलब इसके सेकंड रो का सेकंड कॉलम। ठीक है, A23 का मतलब है सेकंड रो का थर्ड कॉलम। AM2 का मतलब है mth रो का सेकंड कॉलम। ठीक है, तो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन पता चलती है कि इसकी लोकेशन क्या है, ईच नंबर की लोकेशन क्या है। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स थी, इसकी हमें जनरल फॉर्म पता चल गई। ठीक है, अब क्या आता है कि जो जनरल फॉर्म है उसको हम लिखेंगे कैसे, ए आई जे। देखो यहाँ पे ये बताएगा रो और ये बताएगा कॉलम के बारे में। M क्रॉस N की मैट्रिक्स है, M क्रॉस N की मैट्रिक्स है 1 लेस देन इज इक्वल टू M लेस देन इज इक्वल टू I लेस देन इज इक्वल टू M। देखो ये क्या है, जो रो की जो हमारी क्वांटिटीज होंगी वो क्या होंगी, देखो जीरो तो जीरो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी रो जीरो का मतलब कि हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, 1 से बड़ी और इक्वल होंगी जो हमारी रो की क्वांटिटीज होंगी, और लेस देन इक्वल टू M, क्योंकि हमें ऑर्डर डिफाइन कर रखा है M क्रॉस N का। ऐसे ही क्या होगा, 1 लेस देन इक्वल टू J लेस देन इक्वल टू N, ये हमारी कॉलम की क्वांटिटीज होंगी। यदि जीरो करेंगे तो कुछ हम मैट्रिक्स ही फॉर्म नहीं कर पाएंगे, मतलब जीरो मैट्रिक्स कह सकते हैं उसको, नल मैट्रिक्स कह सकते हैं, क्यों इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होगा। ठीक है, I और J बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जो I और J है वो किससे बिलोंग्स करते हैं, नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर से। ठीक है, तो ये जो अब तक हमने करा है NCERT के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें कुछ एग्जांपल आता है। एग्जांपल नंबर 1 जो बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, आपने यदि आराम से कर दोगे। एग्जांपल क्या कहता है कि यहाँ पे मैन्स की क्वांटिटी दे चुकी है, मैन वर्कर्स, और क्या वुमेन वर्कर्स, और यहाँ पे दे रखी फैक्ट्रीज, फैक्ट्री 1 2 एंड 3। ये 30 25 25 31 27 26। इसको डिफाइन किसकी इसमें इसको रिप्रेजेंट करना है किसी फॉर्म में, मैट्रिक्स की फॉर्म में, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें, 30 25 25 31 27 26। तो ये क्या होगा, रिप्रेजेंट होगा क्या, मैट्रिक्स फॉर्म में। ठीक है, इसको कोई नाम भी दे सकते हैं आप, कैपिटल A मैट्रिक्स।
मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसका हम क्या डिफाइन करेंगे, ऑर्डर। तो ऑर्डर के लिए क्या मैंने बताया था, आप हॉरिजॉन्टल काउंट करो 1 2 3 3, वर्टिकल काउंट करो 1 2, क्या हुआ 3 क्रॉस 2, क्योंकि क्या है ये C1 कॉलम है, ये C2 कॉलम है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, 3 क्रॉस 2 इसका क्या आएगा, ये क्या है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 आसानी से हो गया। अब आता है आपके पास एग्जाम्पल 2। इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, वो कह रहा है उसकी मैट्रिक्स के पास कितने एलिमेंट है, 8 एलिमेंट्स, फाइंड द पॉसिबल ऑर्डर्स इट हैव। देखो, यदि आपको पॉसिबल ऑर्डर के बारे में पूछे कि पॉसिबल ऑर्डर कितने हैं, कौन कौन से हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको बस क्या करना है, इसका क्या निकालना है आपको, इसको आपको ऑर्डर पेयर ऑफ नेचुरल नंबर निकाल रहे हैं जिसका ना प्रोडक्ट क्या हो 8 हो। देखो इसका मतलब क्या है, हमको क्या निकालना है, फाइंड ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ नेचुरल नंबर whose प्रोडक्ट इज 8। इसका मतलब ये है, जैसे कि प्रोडक्ट इसका एक 1 क्रॉस 8, मतलब इसका क्या है, रो 1 8 कॉलम, जैसे कहेंगे 2 क्रॉस 4, हमारे पास 2 रो 4 कॉलम। अब इसका हम देखेंगे 4 से करेंगे 4 क्रॉस 2, इसको वापस आ जाएंगे 8 क्रॉस 1, तो हमारे पास कितने हैं, 4 पॉसिबल ऑर्डर पेयर हमारे पास बन रहे हैं। कितने, 4 पॉसिबल ऑर्डर पेयर बन रहे हैं, 1 क्रॉस 8, 2 क्रॉस 4, 4 क्रॉस 2, 8 क्रॉस 1, ये हमारे पास पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर बन रहे हैं जो कि 4 है। और ये 1 क्रॉस 8 है और 8 क्रॉस 1 दोनों अलग चीज़ है, कभी इसमें कंफ्यूज मत होना। 1 क्रॉस 8 का मतलब ये है, इसके पास रो कितनी है 1, कॉलम कितने हैं 8, इसमें क्या है रो 8 लेकिन कॉलम क्या है 1, तो दोनों डिफरेंट है, दोनों की डिफरेंट मैट्रिक्स फॉर्म होगी। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 3, देखो एग्जाम्पल जो 3 है वो हमारी जो अब हमने पढ़ी थी जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स उसके ऊपर है, तो आप इसको इजीली कर दोगे। इसने दे रखा कंस्ट्रक्ट, हमें बनाना है, ठीक है बनाना है, उसने कुछ नई इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उसका यूज़ करके हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट कराना है। एक 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है जो कि इन्फॉर्मेशन हम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, whose एलिमेंट्स आर गिवन बाय aij इज इक्वल टू हाफ i माइनस 3j, i माइनस 3j, ठीक है, i माइनस 3j, ठीक है। तो पहले तो कंस्ट्रक्ट करो 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, तो जनरल फॉर्म लिखो एक मैट्रिक्स 3 क्रॉस 2 के लिए। तो हमें पता है जनरल फॉर्म लिखने के लिए A11 A12, देखो हमारे पास रो 3 है, कॉलम 2 है, कॉलम 2 है मतलब क्या है, कॉलम 1 कॉलम 2, ठीक है। ऐसे क्या करेंगे A21 A22 A23 A31 A32, ठीक है। अब इसका ऑर्डर चेक करो हमारा सही है या नहीं। देखो रो 1 रो 2 रो 3, ठीक है। ऐसे कॉलम C1 C2, तो क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 2 क्या है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, यहाँ पता चलेगा। अब हमने क्या करनी है, कंस्ट्रक्ट करनी है। देखो हमने जनरल फॉर्म क्यों लिखी है, क्योंकि जनरल फॉर्म पता है कि हमें जनरल फॉर्म बताती है आई और जे की वैल्यू। A11 का मतलब क्या है कि 1 1, आई भी 1 है और जे भी 1 है। A12 का मतलब क्या है, आई 1 है
J2 है 8 to 1। ऐसे ही कि हमें किसकी इन्फॉर्मेशन देगा, जो हमने उसने पूछा है हाफ I माइनस 3J। तो यहाँ पे I और J की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, इसलिए हमने इसको जनरल फॉर्म लिख लिया। यदि आपको जनरल फॉर्म दिमाग में याद है तो आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, आप इजीली इसको बना सकते हैं। तो इसको हम बनाते हैं। हाफ फर्स्ट में क्या है I माइनस 3 1, क्योंकि दोनों I और J दोनों क्या है 1। ऐसे ही I 1 2 1 माइनस 3 2, ठीक है। हाफ 2 माइनस 3 1, हाफ 2 माइनस 3 2। आपको केवल I और J की वैल्यू पुट करनी है इसमें पर्टिकुलर इंट्रीज या एलिमेंट्स के लिए जो हम फाइंड कर रहे हैं मैट्रिक्स का, यहाँ से देख के। तो यहाँ पे क्या आएगा हाफ 3 माइनस 3 1, हाफ 3 माइनस 3 2, ठीक है। अब इसको हम सोल्व करेंगे। हमने जो एंट्रीज है वो कर दी हैं। अब इसको हम सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म होगी वो हमारी लास्ट मैट्रिक्स होगी, ठीक है। तो इसको जैसे ये आपको पता है कि ये क्या होगा, मॉडुलस फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन ये आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। तो ये क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा 1 हाफ 0 5/2 2 3/2। तो हमारी क्या आएगी 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आ गई जो हमने कंस्ट्रक्ट करनी थी, ठीक है। इसको सोल्व करने के बाद हमारी मैट्रिक्स बनी ये 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है जो हमें कंस्ट्रक्ट करनी थी। अब आते हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो टाइप ऑफ मैट्रिसेस है उसमें हम कवर करेंगे ईच टाइप ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। टाइप ऑफ मैट्रिसेस में, ठीक है। सबसे पहले है हमारी कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन कॉलम, जिसके पास केवल ओनली वन कॉलम, जिसके पास कॉलम क्या हो, केवल एक कॉलम हो, उसको हम क्या कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स जैसे कि मैंने माना कोई मैट्रिक्स ये है 1 2 3, इसमें क्या है रो काउंट करो R1 R2 R3, हमारे पास कॉलम क्या है C1, तो क्या हो जाएगी 3 क्रॉस 1। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो कॉलम कितने हैं 1, तो किसको काम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें क्या हो कॉलम हमारा 1 हो। इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी AIJ, हमारा जो रो है वो इनफाइनाइट जाएंगे लेकिन हमारा कॉलम क्या होगा 1 ही होएगा। तो इसको कहेंगे इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होएगा हमारा M क्रॉस 1। ये हमारी क्या होगी कॉलम मैट्रिक्स, क्या हो गई जनरल फॉर्म ऑफ कॉलम मैट्रिक्स, जनरल फॉर्म ऑफ कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। ये क्या है AIJ M क्रॉस 1। हमको पता है कि कॉलम 1 ही रहेगा, जो हमारे रो वो इनफाइनाइट तक जाएंगे, तो इसके लिए हम इसको कंसिडर कर लिए M नम ऑर्डर M क्रॉस 1 हो जाएगा। ये हमारी कॉलम मैट्रिक्स हो गई। इसके बाद जो सेकंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स आती है वो बिल्कुल सेम है कॉलम मैट्रिक्स, उसको कहेंगे हम रो मैट्रिक्स। क्या कहेंगे हम रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है, रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स नाम से पता चलता है जिसमें हैव ओनली वन रो, इसके पास क्या हो केवल एक ही रो हो, उसको क्या कहेंगे हम रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स जैसे कि मैंने लिया B = 1 2 3, इसमें काउंट करो रो R1 तो 1 हो गया, कॉलम C1 C2 C3, तो मतलब क्या हो गया 1 क्रॉस 3 जैसे 1 2 3 मैंने कंसिडर किया एक मैट्रिक्स है। तो ये R1 हमारे पास रो 1 है, कॉलम C1 C2 C3 3, तो इसका क्या आएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना आ गया 1 क्रॉस 3, ठीक है। जनरल फॉर्म
जनरल फॉर्म किसके लिए, रो मैट्रिक्स के लिए। जनरल फॉर्म रो मैट्रिक्स के लिए आप कैसे लिखते हो, आप इजीली लिख सकते हो जैसे हमने कॉलम के लिए लिखा था। ए आई जे इज इक्वल टू, देखो इसमें एम रो कितनी है, 1 होगी, कॉलम अब मैंने माना एन ऑर्डर है तो एन मान लिया, तो एन इसका ऑर्डर क्या होगा 1 क्रॉस एन ऑर्डर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ रो मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद जो हमारी थर्ड टाइप में आती है वो है कॉलम, हमें कॉलम हो गया, रो हो गया, उसके बाद आती है हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स देखो नाम से ही पता चला है स्क्वायर है। स्क्वायर में देखो स्क्वायर क्या है, एक स्पेशल केस होता है रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेथ, और जब लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल हो जाएंगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाती है। ऐसे क्या आता है, यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ तो है नहीं, हम क्या है रो और कॉलम, तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगी, वेयर रो इज इक्वल टू कॉलम। रोज किसके इक्वल होंगे, कॉलम्स के इक्वल होंगे, ठीक है। रो और कॉलम्स के इक्वल होंगी, मतलब अगर हमारे पास रो एम है तो कॉलम क्या होंगे, एम होंगे, ठीक है। तो जितनी रो हैं उतने ही कॉलम होंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे कि मैंने मैट्रिक्स ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 7 8 9 मैंने एक मैट्रिक्स बना लिया। अब इसकी रो R1 R2 R3 C1 C2 C3, तो कितना हो जाएगा 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। इसमें देखो हमारी जो रो है वो भी 3 है, जो कॉलम है वो भी 3 है, तो क्या होगा 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, तो इसका कहेंगे ऑर्डर ऑफ 3 स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ है ऑर्डर 3, ठीक है, क्या कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ है ऑर्डर 3, ठीक है। तो इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी, ए आई जे एम क्रॉस एम is a square matrix of order m, is a square matrix of order m, तो हमारी क्या होगी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। उसके बाद जो आती है डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स देखो सबसे पहले तो क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स को कहेंगे if its all नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, ठीक है। देखो डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, सबसे पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, उसमें यदि डायगोनल एलिमेंट पहले पता होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं। देखो मैंने 1 2 3 देखो ठीक है, जो A11 A22 A33 को इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, तो जो हमारे ये एलिमेंट है क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स, और जो बाकी इनको छोड़ के जो एलिमेंट्स हैं वे क्या हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। और इम्पोर्टेंट बात क्या है, जो डायगोनल एलिमेंट है डायगोनल है वो हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में निकाल सकते हैं, किसमें, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में हम डायगोनल एलिमेंट्स फाइंड करेंगे। तो क्या है डायगोनल एलिमेंट्स, ये क्या है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। यदि डायगोनल एलिमेंट्स में कुछ एंट्रीज हैं, ठीक है, नंबर्स की, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वे हमारे 0 हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। तो देखो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स B इक्वल टू बी आई जे एम क्रॉस एम, क्योंकि हमें पता है कि जो डायगोनल मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स है इज सेड टू बी ए डायगोनल मैट्रिक्स if all its non-diagonal elements are 0, ठीक है, that is a matrix Bij m cross m is said
to be a diagonal matrix if Bij equal to 0 when I not equal to j। ठीक है, तो मैंने ये डेफिनेशन भी लिख दी है और आपको अब डिटेल में इसके बारे में बताता हूँ कि डायगोनल मैट्रिक्स में ये डेफिनेशन है, इसको इंफॉर्मेशन क्या दे रही है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये हमारा मैट्रिक्स सी है, ठीक है। देखो 1 तो ये क्या एक डायगोनल मैट्रिक्स होगी, बिल्कुल मैंने माना। देखो 1 इसमें क्या है, रो 1 क्या है इसमें कॉलम, क्योंकि R1 C1, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा 1 क्रॉस 1 इसका ऑर्डर हो गया, 1 क्रॉस 1 इसका क्या हो गया ऑर्डर हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या है एक ही डायगोनल एलिमेंट है, ठीक है। तो ये क्या है डायगोनल एलिमेंट, बाकी एलिमेंट कोई है ही नहीं, तो मतलब 0 ही है, तो क्या है ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स। अब मैं आते हैं 2 क्रॉस 2 पे 2 3 2 0 0 4। देखो ये हमारा क्या है एक डायगोनल एलिमेंट्स क्या है डायगोनल एलिमेंट्स, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में देखो ये क्या है डायगोनल एलिमेंट्स। इसमें ये नहीं कि भाई स्क्वायर में ये भी डायगोनल होता था तो ये भी डायगोनल होगा, नहीं। जब मैट्रिक्स की बात होती है तो ये इधर वाला ये ही इसको हम कहेंगे डायगोनल एलिमेंट्स, क्या कहेंगे डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। ठीक है, अगर डायगोनल एलिमेंट्स में कुछ एंट्रीज है ठीक है 2 और 4 है, बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वे 0 0 और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की, तो ठीक है ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगी। तो इसके बारे में आपको पता चलेगा, ऐसे ही 3 क्रॉस 3 की होगी। फोर्थ आती है वो है स्केलर मैट्रिक्स। क्या है स्केलर मैट्रिक्स, देखो स्पेशल केस है किसका डायगोनल मैट्रिक्स का। ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम और या इक्वल कह सकते हैं, ठीक है। ए डायगोनल मैट्रिक्स, ये स्पेशल केस किसका है डायगोनल मैट्रिक्स का। डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्केलर matrix if its diagonal elements are equal, that is a square matrix। B is equal to Bij n cross n is said to be a scalar matrix if क्या है Bij इक्वल टू 0, मतलब Ij का मतलब क्या है when I नॉट इक्वल टू j। देखो इसमें कभी कंफ्यूज मत होना चाहिए, जनरल फॉर्म निकल I और j का सिंपल मतलब ये आपकी रो की लोकेशन को बताएगा, ये आपकी कॉलम की लोकेशन। आई जे जनरल फॉर्म में लिखा कि अभी हमें कुछ काउंटिंग नहीं दे रखी 3 क्रॉस 2 या 1 क्रॉस 2, नहीं तो हम मैट्रिक्स फॉर्म कर देते। आई जे का मतलब किसी भी जनरल मैट्रिक्स के लिए। आई नॉट इक्वल टू जे का मतलब है जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, क्या नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। और जो हमारा बी आई जे इज इक्वल टू के है व्हेन आई इज इक्वल टू जे। आई इज इक्वल टू जे का मतलब क्या है डायगोनल एलिमेंट्स की लोकेशंस पर क्या होगा फॉर सम कांस्टेंट, मतलब उसकी वैल्यू क्या होगी फॉर सम कांस्टेंट। देखो ये क्या है बहुत सारी बड़ी डेफिनेशन दिख रही होगी लेकिन बहुत ही ईजी आपको देखना। जैसे मैंने मैट्रिक्स से पहले मैं एक बी मैट्रिक्स मान रहा हूँ, स्क्वायर मैट्रिक्स मान रहा हूँ 2 2 0 0 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, ठीक है। देखो ये देखो डायगोनल एलिमेंट है, दोनों क्या है सेम है, ये भी 2 है ये भी 2 है, और क्या है बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है क्या है 0 0। यदि डायगोनल एलिमेंट सेम है तो इसको क्या कहेंगे एक स्केलर मैट्रिक्स, क्या कहेंगे हम इसको स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद जो हमारा एक माना 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स लेता हूँ C 3 0 5 4 6 2 3 1 2। तो ये क्या एक 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, लेकिन क्या एक डायगोनल, देखो एक जनरल मैट्रिक्स है, जनरल मैट्रिक्स है, इसको हम
नहीं तो कह सकते हैं कि लो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, इसमें देखो ये डायगोनल एलिमेंट तो है लेकिन ये क्या है, डिफरेंट है, और यहाँ भी एंट्रीज है नॉन डायगोनल एलिमेंट में, तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स है, नहीं है, मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, अब देखो सी मैट्रिक्स लिया मैंने कोई 5 5 5 0 0 0 0 0 0। देखो इसको क्या कहेंगे, सभी एलिमेंट्स के जो डायगोनल एलिमेंट हैं वे सेम है, तो क्या है, एक स्केलर मैट्रिक्स। क्या है, एक स्केलर मैट्रिक्स। सबसे पहले देखो कि एक डायगोनल मैट्रिक्स, सबसे पहले देखो ये कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, अब स्क्वायर मैट्रिक्स में दो केस हो सकते हैं, या तो एक को या हो सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स हो या स्केलर मैट्रिक्स हो। अगर डायगोनल मैट्रिक्स होती है तो उसमें केवल डायगोनल एलिमेंट होती है, वो कुछ भी हो सकते थे, जरूरी नहीं सेम हो। यदि सेम एलिमेंट है और स्क्वायर मैट्रिक्स है, यदि डायगोनल एलिमेंट सेम है तो उसका क्या है, स्केलर मैट्रिक्स, उसको क्या कहेंगे हम, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब जो सिक्स्थ केस बचता है हमारे लिए वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, जो सिक्स्थ केस है वो है हमारे लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, हमारे जो डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट है, ठीक है, वो क्या होंगे, 1 होंगे। तो ईच डायगोनल एलिमेंट कह सकते हैं हम, ईच डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 होंगे, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक है, जैसे कि आपको बना के दिखा देता हूँ, 1 1। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं कि स्पेशल केस है स्केलर का भी, क्यों स्केलर में यदि क्यों स्केलर मैट्रिक्स में यदि एंट्रीज 1 1 है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, और यदि हम 3x3 के लिए तो लिए 1 1 1 0 0 0, और यहाँ भी 0 0 0, तो ये क्या है, 3x3, 2x2 के लिए, 3x3 के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या बस आपको डायगोनल एलिमेंट है उसकी एंट्रीज क्या होनी चाहिए, 1, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 0। ठीक है, अब 1x1 के लिए भी लिख सकते हैं 1, तो मतलब क्या 1x1 के लिए है ये। ठीक है, इसमें क्या हमारा डायगोनल एलिमेंट एक ही है ये, और बाकी सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट है 0 है। ठीक है, तो क्या हो गया, 1x1 के लिए हो गया। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसके लिए यदि हमें जनरल फॉर्म लिखनी हो तो जनरल फॉर्म में आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। ठीक है, एक मैट्रिक्स माना मैंने IJ, ठीक है, n×n इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ, देखो आपको पता है AIJ 1 कब होगा, इफ I=J होगा, 0 कब होगा, इफ I=J होगा। ठीक है, इफ I=J होगा, तो ये हमारी क्या होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए इन्फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, उसके बाद जो हमारी लास्ट जो हमारी टाइप ऑफ मैट्रिक्स में आता है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स में आता है वो है जीरो मैट्रिक्स। देखो जीरो मैट्रिक्स का नाम से पता चल रहा है, जहाँ पे एलिमेंट की कोई एंट्रीज नहीं होगी, मतलब क्या होंगे, सभी एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 0 0 0। यदि 1x1 की है तो उसमें सभी एलिमेंट 0 0 होंगे, 2x2 की है उसमें भी सभी एलिमेंट 0 0। जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, और नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे कि 0 तो क्या है, 1x1। ठीक है, 0 0 0 0 0, ईच एलिमेंट क्या होगा, 0। ठीक है, ईच एलिमेंट क्या होगा, मतलब इफ ऑल एलिमेंट्स आर 0, तो क्या होगी, जीरो मैट्रिक्स होगी। यदि 3x3 कंसिडर करें तो सभी एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 0 0 0 0 0, तो क्या होगी, 3x3 मैट्रिक्स हो गई, लेकिन सभी एलिमेंट्स क्या हैं, 0 0 या 2x2। इसको क्या कहेंगे हम, नल और जीरो मैट्रिक्स, नल और जीरो मैट्रिक्स। जो अब इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है अगला, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारी नेक्स्ट वो क्या है, इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। जो हमारी जो मैट्रिक्स है इसको हम इक्वल कैसे करें, यदि हम नंबर सिस्टम होता तो हम बता देते, इजीली बता सकते थे, जैसे 3 किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा, या कह सकते 2 + 1 = 3। ठीक है, 1 + 5 + 1.5 इसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा। तो हम इजीली नंबर सिस्टम में इजीली अलजेब्रा लगा के इसको हम बता सकते हैं कि ये इक्वल किसके आएगा। ठीक है, इसके इक्वल है नहीं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा तो हम कहेंगे इक्वल है, अदरवाइज नहीं।
ऐसे ही क्या है मैट्रिसेस में है, क्या है टू, हम कंसिडर करते हैं टू मैट्रिसेस। आपके लिए एक थ्योरम कह सकते हो, डेफिनेशन टू है, डेफिनेशन टू मैट्रिसेस A is equal to IJ and B is equal to BIJ are said to be equal if, सबसे पहले they are of same order, उनका क्या होना चाहिए, यदि हम किसी भी दो मैट्रिक्स को यदि कहेंगे इक्वल हैं तो उनके लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर एक 2x2 की है तो दूसरी भी 2x2 की होनी चाहिए, और 3x3 की है तो अगली भी 3x3 की होनी चाहिए, दोनों मैट्रिक्स, ठीक है। सेकंड, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ऑफ बी, दैट इज AIJ is equal to BIJ for all I and J। देखो ये आपको ना, ये तो बिल्कुल इजीली समझ में आया, ऑर्डर सेम आना चाहिए, एक 2x2 की, एक 3x3 की, देखो इसमें कुछ नहीं है, ईच कोरस्पोंडिंग एलिमेंट दूसरे कोरस्पोंडिंग एलिमेंट के लिए इक्वल होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे लिख के बताता हूँ, जैसे 1 2 3 4, तो यदि तो मतलब क्या है, ये इसके कोरस्पोंडिंग, यदि मैंने मैट्रिक्स ए माना, इसको मैट्रिक्स बी माना, तो ये कोरस्पोंडिंग एलिमेंट, ये A11 एलिमेंट है तो ये A11 एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, A12 एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, ऐसी A22 एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। यदि जनरल फॉर्म में लिखे, जैसे कि A11 A12 A21 A22 इक्वल होना चाहिए। यदि हम मैट्रिक्स बी ले रहे हैं, B11 B12 B21 B22, तो इसमें क्या होना चाहिए, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, तभी उसको हम कहेंगे कि वो एक इक्वल मैट्रिक्स है। और दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम 2x2 है, तो यहाँ भी क्या होगा 2x2, तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। अब इसी के ऊपर हम एक क्वेश्चन निकालते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4, आपको बहुत ही इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा, ठीक है। तो x+3 - 6 b - 3 z+4 a - 1 -2y - 7 0 0, ठीक है। इक्वल दे रखा तो मतलब क्या है, सिंपल हमें फंडा निकालना है। सबसे पहले तो मैट्रिक्स सेम होंगी तभी हम इक्वेट पुट कर सकते हैं, तो ठीक है, दोनों का 3x3 ऑर्डर पता चल जाएगा। हम लिख भी नहीं रहे तो उससे पहले पता चलेगा इसका ऑर्डर भी क्या होगा, 3x3 ही होगा, ठीक है। ठीक है, ये भी क्या है 3x3, ये भी क्या है 3x3, ऑर्डर सेम है, ठीक है। देखो इसमें वैल्यू फाइंड करनी हमें किसके लिए, ABC XYZ की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट के इक्वल पुट करवा, तो x+3 A11 एलिमेंट है तो A11 के एलिमेंट के इक्वल ही पुट करेंगे, तो x+3 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई -3, ठीक है। सेम z+4 है, इसका देखो इन्फॉर्मेशन देख लिया, यहाँ पे क्या है A12 एलिमेंट है, A12 एलिमेंट किसके इक्वल, ए वो यहाँ भी A12 एलिमेंट की इक्वल ही पुट होगा, तो क्या हो जाएगा z+4 इज इक्वल टू 6, z+4 इज इक्वल टू 6, तो z इज इक्वल टू 2 आ गया। ऐसे क्या होगा 2y7 जो A13 एलिमेंट है, A13 एलिमेंट की इक्वल पुट होगा, तो क्या होगा 2y - 7 इज इक्वल टू क्या होगा 3y - 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू -5। ऐसे ही सोल्व करेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से b - 3 इज इक्वल टू 2b+4, तो ये क्या आ जाएगा b इज इक्वल टू -7, तो b की वैल्यू क्या आ गई आपके पास -7।
ठीक है। उसके बाद a माइनस वन इज इक्वल टू -3, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या, a की वैल्यू क्या आ गई -2, ठीक है। 2c + 2 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2c + 2 इक्वल टू 0, तो c इज इक्वल टू -1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे a b c की वैल्यू आ गई और x y और z की वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। ये मैंने आपको सोल्व करके नहीं दिखाया यहाँ पे, लेकिन ये सोल्व ऐसे ही कर दिया मैंने, ठीक है। b - 3 इक्वल टू 2b + 4, तो मैं यहाँ इक्वेट माइंड में इक्वेट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से b इधर लेगा तो क्या हो जाएगा b इक्वल टू -7, ऐसे a के लिए पुट किया, a - 1 ये 2 एलिमेंट, तो 2 एलिमेंट के इक्वल पुट होगा, a - 1 इज इक्वल टू -3, तो ये यहाँ से सोल्व करके हमारा इसका सोल्यूशन आ गया, ठीक है। a b c की वैल्यू आ गई जो अननोन वैल्यू थी। इस टाइप का ना सभी क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर दोगे। तो जो मैंने अभी तक ये बेसिक था, ये क्या था, बेसिक था, जो आपकी एक्सरसाइज 3.1 है एनसीईआरटी के लिए, तो उसके लिए मैंने सभी बेसिक कवर करा दिए हैं, हर इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए इम्पोर्टेंट थी। अब यदि आप क्वेश्चंस पे जाओगे, एक्सरसाइज 3.1 के लिए, यदि आप क्वेश्चंस पे जाओगे जो कि एक्सरसाइज 3.1 है, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले की जो क्वेश्चन 1 है वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। उसमें आपको ना देखो, एक तो ना एक मैट्रिक्स दे रखी है, तो मैं आपको ये क्वेश्चन नंबर ए आपको बता देता हूँ, आप तुरंत इसको कर दोगे, ठीक है। ये आपके जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। ए इज इक्वल टू 2 5 19 - 7, ठीक है, 35 - 2 5/2 12, ठीक है, √3 1 - 5 17, ठीक है। तो इसमें पूछा क्या उसने, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो ऑर्डर कंसिडर काउंट करने के लिए मैंने बताया था, ऑर्डर निकालने के लिए क्या करेंगे, रो काउंट करेंगे, R1 R2 R3, उसके बाद क्या काउंट करेंगे, कॉलम C1 C2 C3 C4, तो ऑर्डर क्या आ जाएगा 3 × 4, ठीक है। उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3 × 4 12 एलिमेंट्स, ठीक है। ऑर्डर को यदि मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे पास क्या आ जाएंगे एलिमेंट्स, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसने पूछा है A13 क्या हो जाएगा A13, तो क्या है हमारा A13, ठीक है। A21 पूछा, A21 के एलिमेंट क्या है, A21 35 है हमारे पास, ऐसे A33 पूछा उसने, A33 A21 हमारे पास क्या है 35, उसने पूछा A33, तो A33 क्या है, देख A33 का मतलब क्या है, थर्ड रो, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो का थर्ड कॉलम, तो हमारा क्या है -5। उसके बाद उसने पूछा है A24 का मतलब क्या है, सेकंड रो फोर्थ कॉलम 12, ठीक है। तो आप इसलिए इजीली फाइंड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सिंपल है, 3 भी सिंपल है, मैंने आपको एग्जांपल में कवर करा दिया। 4 भी बिल्कुल आई और जे की वैल्यू पुट करनी है 2 × 2 मैट्रिक्स के लिए, जो फोर्थ है उसमें 2 × 2 की मैट्रिक्स के लिए पुट करना है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में 2 × 2 की पहले जनरल मैट्रिक्स लिखेंगे, A11 A12 A21 A22, ठीक है। उसके बाद जो भी आपको पता है आई और जे की वैल्यू A11 निकालने के लिए 1 पुट करेंगे, 1 to आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 2 पुट करेंगे, A12 एलिमेंट निकालने के लिए ऐसे इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है। जो 6th क्वेश्चन है वो आपको बिल्कुल सिंपल है, उसमें आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको x y एंड z की वैल्यू निकालनी है बाय इक्वलिटी, ठीक है। इक्वलिटी से आपको x y z की वैल्यू निकालनी है। इसमें से क्वेश्चन नंबर 2 आपको मैं करा देता हूँ, बाकी क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। x + y 5 + z 2xy, ठीक है, किसके इक्वल है 6 5 2 8, ठीक है। तो मैंने क्या था कोर्स पहले तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। 2 × 2 D × 2 इक्वलिटी होगी, ठीक है। उसके बाद x + y किसके इक्वल, A11 एलिमेंट के इक्वल ही होगा, ठीक है। A11 एलिमेंट B11 एलिमेंट के इक्वल होगा, ठीक है। तो x + y = 6, तो हमारे पास क्या आ गया x + y = 6 इक्वेशन होगा। 5 + z किसके इक्वल होगा, 2 1 एलिमेंट है तो 2 1 एलिमेंट के इक्वल होगा, तो 5 + z = 5, यहाँ से क्या होगा z = 0 हो गया, यहाँ पे z इक्वल क्या होगा 0 होगा। उसी प्रकार 2 एलिमेंट 2 के इक्वल है, ठीक है। ये जो 1 2 एलिमेंट है इसके 1 2 एलिमेंट के इक्वल है। उसके बाद क्या है x + y, x मतलब xy इज इक्वल टू किसके इक्वल है 8 के, ठीक है। तो xy = 8,
और हमारे पास इक्वेशन 1 ये हमारे कंसिडर कर लिया क्योंकि हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स वाई की। ये हमारे पास क्या होगा, इक्वेशन 2। ठीक है, ये होगा हमारे पास इक्वेशन 2। अब दोनों के लिए सोल्व करना है। ठीक है, देखो आप है ना जनरल भी सोल्व कर सकते हो कि ऐसी वैल्यू देखो जिसके प्रोडक्ट क्या आता है 8 और यहाँ पे क्या हो 6। तो आपको पता है 4 4 2 4 4 2 4 क्रॉस 2 तो क्या आता है 8। ये क्या होता है, ये होता है आप है ना देखो 8 है, 8 के फैक्टर करके देख लीजिए, 8 के फैक्टर क्या होंगे। ठीक है, ठीक है, तो आप में इसमें पेयर बना के देख लीजिए कौन से पेयर बन रहे हैं। ठीक है, जिसके लिए आप जिनका प्रोडक्ट तो 8 हो, जिनका एडिशन 6 हो। ठीक है, तो ये आपके लिए इजीली आ जाएगा। ठीक है, 4 क्रॉस 2। ठीक है, इसमें क्या है एक्स प्लस वाई। तो अब ये ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक्स और वाई की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, 4 क्रॉस 2 पे 8 है, लेकिन आपको 2 क्रॉस 4 भी 8 होता है। ठीक है, आपको कन्फ्यूजन में है कि x2 होगा या y2 होगा, या ये कॉम्बिनेशन हो सकता है या क्या हो सकता है 4y2। तो ये आपके पास 2 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ठीक है, यदि वैसे सोल्व करोगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, y की वैल्यू पुट करो किसमें, यहाँ पे x में, उसके लिए सोल्व करो। ठीक है, तो वो क्या होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो एक्स वाई इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से वैल्यू पुट करो x इज इक्वल टू 8 बाई वाई, एक्स इज इक्वल टू 8 बाई वाई। ठीक है, इसमें पुट करेंगे 8 बाई वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 8 बाई वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, वो क्या होगी वाई स्क्वेयर माइनस में 6 वाई प्लस में 8 इक्वल टू 0। ठीक है, प्लस वाई माइनस 6 प्लस 8 इक्वल टू 0। तो इसको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सोल्व करना है। आपको देखो प्रोडक्ट या सब्ट्रैक्शन क्या चाहिए, 6 चाहिए, तो क्या हो जाएगा -4 -2 वाई, और प्रोडक्ट क्या चाहिए 8। ठीक है, इसका कोई यहाँ पे 1 है, तो प्रोडक्ट क्या चाहिए 8 -4 वाई -2 वाई प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, तो वाई -4 -2 वाई -4 इक्वल टू 0। तो ये वाई वाई की वैल्यू 2 वाई की वैल्यू 4। तो आपके पास दो वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू 2 वाई की वैल्यू 4। ठीक है, तो ये यदि दोनों पुट करेंगे तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू 4। ठीक है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2, तो यहाँ पे दोनों वैल्यू ही पॉसिबल है। अब ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास दो वैल्यू आ गई, दोनों वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 है, जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो भी आपका सेम है। ठीक है, उसमें भी आपको जो इक्वलिटी है उसका यूज करके उसको सोल्व करके दिखाना है। जो क्वेश्चन नंबर 7 है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार। क्वेश्चन नंबर जो 7 है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 का, तो उसमें ए बी एंड सी फाइंड करना है, सी एंड डी फाइंड करना है। ये दे रखा है ए माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी, ठीक, इज इक्वल टू -1 5 0 13 0 13 ये दे रखा है। ठीक है, तो हमें पता है कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होगा, इक्विटी लिखा रखी है, और दोनों का ऑर्डर सेम होगा 2 क्रॉस 2। तो जनरल जो हमें बातें हुई हमें सही बार बार रिपीट करनी ताकि हमें याद रहे। ए माइनस बी इज इक्वल टू -1। ठीक है, सेकेंड देखो इसमें क्या है ए सी है, इसमें ए बी है, तो हमें पता है ए बी तो दो इक्वेशन होंगे, दो अननोन होंगे, तो हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो 2a माइनस बी इक्वल टू इसके इक्वल होगा 0 के, क्योंकि क्या है 2 वन एलिमेंट के इक्वल होगा, तो 2a इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या है 2a के, तो इक्वेशन इसमें पुट करेंगे, तो a माइनस बी इक्वल टू -1 है, और b क्या है 2a के इक्वल है, a माइनस 2a इक्वल टू -1। तो जो हमारा माइनस ए इज इक्वल टू -1 के इक्वल आएगा, तो यहाँ से कैंसिल हो जाए, तो a इज इक्वल टू 1 आ गया। यदि a इज इक्वल टू 1 है इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाए b इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब b इज इक्वल टू 2 आ गया, तो बाकी आगे सोल्व कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या है, जो हमारा 1 2 एलिमेंट होगा वो हमारा 5 के इक्वल होगा, तो 2a प्लस में c इज इक्वल टू 5 होगा। हमें a की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, 2 प्लस सी इज इक्वल टू 5, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 3 आ जाएगी, सी की वैल्यू क्या आ गई 3। ऐसे जो हमारा
A22 एलिमेंट है, A22 एलिमेंट के इक्वल पुट होगा तो क्या होगा 3C प्लस में D इज इक्वल टू 13। यहाँ C के वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 प्लस में D इज इक्वल टू 13, तो D की वैल्यू क्या आ गई 4। तो हमारे पास ABCD की वैल्यू जो हमें निकालनी थी आ गई A इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 2, C इज इक्वल टू 3 एंड D इज इक्वल टू 4। तो आपको इजीली इक्वलिटी लगा के सोल्व कर सकते हैं। 8th क्वेश्चन इजी है, उसको आप कर सकते हो। स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछा है, m क्रॉस n की स्क्वायर मैट्रिक्स था। देखो m क्रॉस n है तो m इज इक्वल टू n होना चाहिए, मैं आपको पहले बता दिया था। विच ऑफ द गिवन वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 9 है, x एंड y मेक द पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। ठीक है, या तो आपको x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, कि x और y की वैल्यू क्या हो सकती है इक्विटी लगा के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बता देता हूँ, ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। कई बार क्या होता है x की वैल्यू अलग आती है, y की वैल्यू अलग आती है। जैसे x की वैल्यू यहाँ पे आ रही है CN/3 और यहाँ पे देखो, हाँ तो मैं आपको देखो जनरली बता देता हूँ, थोड़ा आपको एक डाउट इसका क्लियर हो जाएगा कि कई बार है ना इक्विटी लगाने के बाद पता चलता है कि वो मैट्रिक्स में इक्विटी नहीं लग सकती, क्योंकि दो x की वैल्यू 2 आ जाती है। तो x की वैल्यू किसी एक मैट्रिक्स के लिए एक ही होगी, एक अननोन की 2 वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये इक्विटी लगा रखी है। ठीक है, तो देखो A1 एलिमेंट तो 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई माइनस CN/3। तो यहाँ पे इसको पुट करेंगे A22 एलिमेंट को A22 एलिमेंट के साथ, A2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4, तो 3x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -2/3। तो देखो x की 2 वैल्यू, ऐसा पॉसिबल है एक अननोन की 2 वैल्यू नहीं, तो ये क्या है नॉट पॉसिबल टू फाइंड आ जाएगा, क्या नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ठीक है, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस एक्सरसाइज के लिए, वो है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या है 2 एंट्रीज दे रखी है, 2 एंट्रीज दे रखी है, 2 एंट्री है 0 और 1। ठीक है, क्या 3x3 की मैट्रिक्स है। तो इसके लिए हमें क्या बताया है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एंट्रीज क्या है 2, तो क्या हो जाएगा 2 है तो 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 क्या आएगा हमारा 2 की पावर 9 आ जाएगा 5.2। तो ये हमारे क्या आ जाएगा ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ 3x3 विच एंट्री 0 और 1 ये आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आता है ये जनरल फार्मूला क्या है एंट्रीज पर क्या है m क्रॉस n, इसके मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है 3x3 इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। एंट्रीज क्या है 2, तो 2 की पावर 9, तो हमारे 512 आ जाएगा। 512 क्या आ जाएगा हमारा लास्ट में होगा। तो एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होगी। कल हम एक्सरसाइज 3.2 कवर करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप डेली इसको देखें। ठीक है, यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हमारा मोटो यही है कि हम NCERT को अच्छी तरह से कवर कराएं 12th का। ठीक है, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में भी इससे सहायता मिले। थैंक यू।